गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं और इसी में आज हमारा टॉपिक है एन कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र। एन कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो इसके लिए हम एक पिंड लेते हैं। इस पिंड पर एन कण है। इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रखा आपके पास। पहला कण M1 जिसका द्रव्यमान M1 है, दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान M2 है, तीसरा कण जिसका द्रव्यमान M3 है, चौथा कण जिसका द्रव्यमान M4 है और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है n कण होंगे और जो अंतिम कण होगा उसका द्रव्यमान Mn मान लेंगे। ठीक है। इन कणों की जो सदिश वेक्टर है मूल बिंदु से जिनकी दूरियां हैं सदिश वेक्टर R1, R2, R3, R4, R5 इसी प्रकार से अंतिम वाला जो उसको Rn मान लेंगे। जैसे हमने दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कण पर जो है दो बल कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहला कण है, इस पर भी दो बल कार्य करेंगे। पहला जो बल होगा, जो ये अन्य कण है, जो अन्य कण इस पिंड पर हैं, उन कणों के द्वारा इस पर लगने वाला बल। ठीक है। अन्य कणों के द्वारा इस कण पर लगने वाला बल। और दूसरा जो बल कार्य करता है आप जानते हैं, जो बाह्य बल कार्य करता है। ठीक। तो इस प्रकार से पहला जो कण M1 है, जिसका द्रव्यमान M1 है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस पर भी दो बल कार्य करेंगे। तो प्रत्येक कण पर, पिंड के प्रत्येक कण पर दो बल कार्य करेंगे। अब हमने जो पहला कण है, इस पहले कण पर जो है कुल कितना बल कार्य कर रहा है उसको हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरे कण पर कुल कितना बल कार्य कर रहा है उसको ज्ञात करेंगे और प्रत्येक कण पर जो बल कार्य कर रहा है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। और उसके बाद हमने इस निकाय पर लगने वाला कुल बल हमने ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहला जो कण आपके पास है उस पर F1 बल कार्य कर रहा है। ठीक है ना। और F1 का जो मान होगा, क्योंकि इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो जो अन्य कण है उनके द्वारा इस पर लगने वाला बल और एक जो है बाह्य बल इस पर कार्य करेगा, उन दोनों की योग के बराबर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। पहले माना कोई निकाय अथवा पिंड n कणों से मिलकर बना है। माना M1, M2, M3 डॉट 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 Mn कण 1, 2, 3 और nवें कण का द्रव्यमान है तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। माना कण M पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल F1n, पहले वाले बल को हम क्या मानेंगे, F1n। अन्य कणों द्वारा आरोपित बल, पहला कण है उस पर अन्य कणों के द्वारा आरोपित बल। दूसरा बल जैसे बताया हमने, बाह्य बल जो होता है उसको हम यहाँ पर F1 डैश के द्वारा दिखाएंगे। तो F1 डैश ये क्या बाह्य बल है। अतः कण एक पर लगने वाला कुल बल, इन दोनों बलों का योग कर देंगे। तो यह आएगा आपके पास F1 बराबर F1n प्लस F1
डैश समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से जो अन्य कण हैं उन पर भी जो है जो बल लगेगा उस बल का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य बलों पर लगने वाला बल F2 दैट इज इक्वल टू F2n प्लस F2 डैश समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। F3 बराबर F3n प्लस F3 डैश समीकरण नंबर 3 और इसी प्रकार अन्य बलों का बीच में निकाल लेंगे और अंत में Fn बल का निकालेंगे तो Fn दैट इज इक्वल टू Fnn प्लस Fn डैश समीकरण नंबर 4। अब हमने इस निकाय पर कुल बल का मान ज्ञात करना है कि इस पर कुल कितना बल कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले कण पर बल निकाला, दूसरे कण पर बल निकाला, तीसरे पर निकाला, उन सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकाय पर लगने वाला कुल बल निकल जाएगा। अतः निकाय पर लगने वाला कुल बल F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट प्लस Fn। F1 F2 F3 व Fn का मान रखने पर यहाँ पर हम मान रख देंगे तो यह आ जाएगा F बराबर F1n प्लस F1 डैश प्लस F2n प्लस F2 डैश प्लस F3n प्लस F3 डैश प्लस डॉट 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 प्लस Fnn प्लस Fn डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, क्योंकि सभी आंतरिक बलों का योग जो है शून्य होता है। जो आंतरिक बल लगते हैं यहाँ पर जो है जो एक दूसरे पर बल आरोपित किया जा रहा है तो इनका जो कुल जो योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो हम इसको शून्य ले लेंगे। तो इस प्रकार से F1n प्लस F2n प्लस F3n प्लस डॉट प्लस Fnn दैट इज इक्वल टू 0, ये मान हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, F बराबर F1 डैश प्लस F2 डैश प्लस F3 डैश प्लस डॉट डॉट प्लस Fn डैश। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कुल बल यहाँ पर रह जाएगा जो इस निकाय पर कार्य कर रहा है। ठीक है, न्यूटन के नियम से, द्वितीय नियम से हम जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम या संवेग जो परिवर्तन की दर होती है वो लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, तो उसी को हमने यहाँ पर यूज करना है। किसी पिंड पर लगने वाला जो बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है तो F1 बराबर आ जाएगा dP1/dt, F2 बराबर आ जाएगा dP2/dt और इस प्रकार से निकालते जाएंगे तो Fn बराबर भी निकल जाएगा आपके पास dPn/dt। तो यहाँ पर कुल बल आ जाएगा F बराबर dP1/dt प्लस dP2/dt प्लस dP3/dt प्लस डॉट प्लस dPn/dt समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर ये dt है। माना M1, M2, M3, Mn कणों का वेग v1, v2, v3 और vn है। चूंकि p बराबर होता है mv, तो यहाँ पर जो है p1 बराबर क्या हो जाएगा m1v1, p2 बराबर हो जाएगा m2v2, p3 बराबर हो जाएगा m3v3 और pn बराबर हो जाएगा mn/vn। ये मान हम यहाँ पर समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। समीकरण नंबर 6 से f बराबर आ जाएगा d/dt, कॉमन ले लेंगे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस mn/vn, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चूंकि v1 बराबर होता है v बराबर विस्थापन बटे समय तो dr1/dt, v2 बराबर हो जाएगा dr2/dt, vn बराबर हो जाएगा drn/dt। ये मान जो है हम समीकरण नंबर 7 में पुट कर देंगे। v1 की जगह पे, v2 की जगह पे, vn की जगह पे ये मान रख देंगे। तो f बराबर आएगा d/dt, m1 यहाँ पे यह है, v1 का मान रख देंगे dr1/dt प्लस m2 dr/dt प्लस m3 drt/dt प्लस mn drn/dt।
द्रव्यमान एक कांस्टेंट है, तो द्रव्यमान को हम बाहर ले लेंगे। एफ दैट इज इक्वल टू m1 टी स्क्वायर r1 बटे डी टी का स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर r2 बटे डी टी का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस mn डी स्क्वायर r1 बटे डी स्क्वायर। यहाँ पर d अपॉन डी टी है ना, d अपॉन डी टी का d अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई होगा तो d इसको होता है डी स्क्वायर हो जाता है, नीचे जो है डी टी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से f बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारे अंदर बच जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn r1 समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 के दाएं पक्ष को, जो दाएं पक्ष है इसका ये वाला, इसमें m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर यहाँ पे आएगा गुणा और भाग करने पर, तो कर दीजिए। एफ बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, क्या होगा समूह इसे लिख लेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, और भाग देंगे हम m1 प्लस m2 प्लस mn का, और गुणा भी करेंगे m1 प्लस m2 प्लस mn का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन आपके पास है, ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर ये वाला m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn r1 बटे m1 प्लस m2 प्लस mn दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है RCM, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की जो है जो सदिश दूरी है वो जो यहाँ पर निकल जाती है, तो इससे हम जो क्या निकालते हैं द्रव्यमान केंद्र की दूरी जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यह RCM निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं RCM दैट इज इक्वल टू समेशन i बराबर 1 से n तक mi ri बटे mi, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम, यदि आपके पास m1 m2 m3 mn दैट इज इक्वल, हम m मान लेते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान सभी कणों का जो है जो कुल द्रव्यमान है उसको m के बराबर मान लेते हैं, निकाय का कुल द्रव्यमान। तो यह मान जो समीकरण नंबर 9 में हम रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा f दैट इज इक्वल टू m डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू RCM, ठीक है। यदि तलों के द्रव्यमान समान है, यदि आपके पास जो तल दे रखा है और प्रत्येक कण का जो यहाँ पर द्रव्यमान है क्या है समान है, तो उस स्थिति में RCM पिंडी के केंद्र पर स्थित होगा। तो इस प्रकार से यदि m1 m2 बराबर है तो द्रव्यमान केंद्र का जो होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा यहाँ पर इस पिंड के बीच में स्थित होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।